ओके, सो हम कर रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th ओसवाल से इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी हम इसके चैप्टर्स के नोट्स वगैरह सब हम कर चुके हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो हमें रिवीजन करनी है हम यहाँ पर वो सब चीज़ें कवर करेंगे। देखिए, पहला टॉपिक इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड वे टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। कौन कौन सी जगहों पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है और कौन कौन सी जगहों पर हम सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है हम नॉर्मल रिवीजन नोट्स में देखेंगे ऑल द एक्टिविटीज़ दैट गिव एन इनकम, जहाँ से हमें इनकम जनरेट होती है इन रिटर्न, मतलब कोई काम करने के बाद जहाँ से हमें इनकम मिले, दैट आर कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उन्हें क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल, पीपल गोइंग टू वर्क, बहुत सारे लोग कहाँ जाते हैं? काम पर जाते हैं। कहाँ पर? फैक्ट्रीज में, बैंक्स में और स्कूल्स में। ठीक है, पीपल आर एंगेज इन वेरियस एक्टिविटी, लोग बाग जो हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में आपको देखने को मिलेंगे जो कि गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर में क्लासिफाइड करा गया है। पहला है आपका प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है आपका सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है आपका टर्शरी सेक्टर। इसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक, प्राइमरी को, सेकेंडरी को कहते हैं द्वितीयक, ठीक है, और टर्शरी को कहते हैं तृतीयक। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में कौन सी चीज़ें होती हैं? गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपको नेचर से मिले, जो आपको प्रकृति से मिले। किससे मिले? नेचर से मिले, प्रकृति से मिले। जो आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिले वो सभी किस में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। बेसिकली आप इसे कह सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन गुड इनटू अनदर कम्स, मतलब एक चीज़ का जो रॉ मटेरियल है उससे आप क्या कर रहे हो? दूसरी चीज़ में बना रहे हो। अंडर द कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर क्या आता है? सेकेंडरी सेक्टर आता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शुगर केन इनटू शुगर। शुगर केन, गन्ना क्या हुआ आपका? एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा। अब शुगर केन से क्या बनाई जा रही है? चीनी बनाई जा रही है, इस शुगर बनाई जा रही है, इसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर क्या है? ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडर्स विच कैन हेल्प डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। वो सभी सर्विसेज जो प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विसेज को क्या कर रही हैं? अपग्रेड कर रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं, उन्हें आगे और लोगों तक पहुंचा रही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? टर्शरी सेक्टर। वो किसके अंदर आएंगी? तृतीयक सेक्टर के अंदर आएंगी। ठीक है, कम इन द कैटेगरी ऑफ टेरिटरी सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर, टीचर एंड लॉयर, ये सभी किसके अंदर आते हैं? आपके टर्शरी सेक्टर के अंदर आते हैं। एक सेकंड रुको। इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 आर ग्रुप्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी, अलग अलग 3 कैटेगरीज में हमें देखने को मिलती है। वेरी मच इंटरडिपेंडेंट, ये तीनों क्या है? एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट। गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे ट्रैक्टर है, ठीक है, या फिर जो सर्विसमैन है वो हम तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक उसके हाथ में सेकेंडरी सेक्टर का सामान नहीं होगा। सेकेंडरी सेक्टर का सामान तब तक नहीं होगा जब तक प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा। समझ रहे हो? आपने अगर कोई चीज़ ऑनलाइन बुक करी है, ब्लिंकिट से मान लो कोई बुक करी है या जेप्टो से करा है, ठीक है, जेप्टो से करा है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पर ना वो जो सर्विस वाला बंदा आया है वो क्या है? टेरिटरी सेक्टर का काम कर रहा है। वो किस चीज़ का काम कर रहा है? टेरिटरी सेक्टर का काम कर रहा है। पर जिस जगह से वो सामान लेके आया वो जगह उसके लिए क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। अब वो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा वो क्या है? आपका प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, द वेरियस प्रोडक्शन इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं और लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, है ना। कैसे ब्लिंकिट करने पर एकदम से इतने सारे जो हमें सामान मिल जाता है? मान लो आज अभी मैंने ब्लिंकिट करा, दूसरे वाले ने कर दिया, उसके पास कैसे पहुँच गया? इट मीन्स देयर हैव अ ह्यूज क्राउड, मतलब उनके पास क्या है? एक बहुत बड़ा क्राउड है, बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या है जिससे वो अपनी सर्विसेज को दे पा रहे हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ईयर। अगर आपसे पूछा जाए टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ईयर क्या है? कुछ नहीं है, जो तीनों सेक्टर हैं उन सबको जोड़ दीजिए, वही टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ईयर। ठीक है, जितना उन्होंने काम करा है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री आर एंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर, आधे से ज़्यादा लोग किस में एंगेज हैं? प्राइमरी सेक्टर में, स्पेशली इन द एग्रीकल्चर। ठीक है, द सम ऑफ प्रोडक्शन इन ऑल 3 सेक्टर्स इज नोन एज द जीडीपी। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? जीडीपी कहते हैं।
इन तीनों ही सेक्टर्स का अगर आप सम निकालो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो इनका क्या क्या निकलेगा, जीडीपी। ठीक है, जीडीपी क्या है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज द ओनली वेयर द फोर्थ एज द सेकेंडरी एंड द टर्शरी कंट्रीब्यूट द 3/4। अच्छा, ये क्या बता रहा है, कौन सा सेक्टर कितना जो है वो आपको जीडीपी आपकी दिखा रहा है कंट्री में। एक कंट्री की ग्रोथ कैसे पता लगती है, एक कंट्री कैसे आगे बढ़ रही है, उसकी जीडीपी निकाल दो। क्या निकालो, जीडीपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये कैसे निकलेगी, इन तीनों सेक्टर्स को जोड़ करके। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा कौन सी जगह कितना है, जैसे इन्होंने बोला है जीडीपी एग्रीकल्चर के अंदर कितना हिस्सा देती है, चौथा हिस्सा। एग्रीकल्चर वाले कितना हिस्सा देते हैं जीडीपी का, चौथा हिस्सा। सेकेंडरी और टर्शरी ये दोनों मिला के क्या देते हैं, 3/4। मतलब ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 3/4 हो रहे हैं, और एक एग्रीकल्चर अकेला कितना दे रहा है, चौथा। इसका मतलब क्या है, आज भी एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा आगे है। ठीक है। इन 2013 और 14 टेरिटरी सेक्टर एमर्ज एज अ लार्ज प्रोड्यूसिंग सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर को एक लार्ज प्रोड्यूसिंग सेक्टर के तौर पर देखा गया है इंडिया के अंदर, जिसने रिप्लेस कर दिया है किसको, प्राइमरी सेक्टर को, क्योंकि सर्विसेज ज्यादा हो गई हैं। आज कोई नहीं चाहता कि पानी की बोतल जाकर बाहर जा खरीद कर हम ब्लिंकेट कर लें। आधी आग तो ब्लिंकेट वालों ने मचा रखी है। Territory sector is becoming very important in India due to several reasons। अलग अलग रीजंस की वजह से टेरिटरी सेक्टर जो है वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेम करता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज सच एज हॉस्पिटैलिटी, जहाँ पर हॉस्पिटैलिटी बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रहा है, पोस्ट बढ़ रही है, टेलीग्राफ सर्विसेज बढ़ रही हैं। ये सब किस में आता है, जितनी भी सर्विसेज आती हैं सारी किस में आती हैं, टर्शरी सेक्टर में आती हैं। एज इनकम लेवल राइज, जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ रहा है बड़े बड़े शहरों में, सर्टन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग, अलग अलग जो सेक्शन है लोगों की वो डिमांड कर रहे हैं मैनी मोर सर्विसेज, अलग अलग तरीके की सर्विसेज, लाइक ईटिंग आउट, बाहर जाके खाना खाने की सर्विसेज, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, सभी कुछ। आप देखोगे लाल क्वार्टर में घूम लो, हर नुक्कड़ के ऊपर एक तुम्हें चीज पकौड़े की खाने पीने की दुकान मिल जाएगी, है ना। Over the past decades, so the certain new services such as these based on the information and communication technology have become more important and essential। तो ये क्या हो गया, और ज़्यादा important हो गया है और essential हो चुका है। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉय मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे सर्विस सेक्टर में कौन कौन होते हैं, हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, एजुकेटेड वर्कर्स होते हैं, और दूसरी तरफ आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके अंदर अपने आप को एज अ वर्कर एंगेज रखते हैं, जैसे कि छोटे दुकानदार, शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन, कार मैकेनिक्स और बाइक मैकेनिक्स हो गए, ट्रांसपोर्ट पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं लोगों का सामान लेके, और भी बहुत सारी चीज़ें। अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट मींस मोर पीपल एंगेज इन जॉब देन द नीडेड। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर लोगों की जरूरत भी नहीं है वहाँ पर भी लोग सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मोर एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड इन कंट्री लाइक इंडिया। तो यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी जाए बाय बिल्डिंग मोर डैम्स, ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाई जाए, ज़्यादा डैम्स बनाए जाए, ज़्यादा कैनाल्स, मतलब क्या होता है, नहर बनाई जाए, जिससे जब ये बनाएंगे तो उसके अंदर क्या चाहिए होंगे, लेबर चाहिए, तो उनको रोज़गार मिलेगा। और ये किसके लिए बन रही है, फार्मर्स के तक पहुँचेंगी। प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट फैसिलिटी, जिससे उनको चीप क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। स्पेंडिंग मोर मनी ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन पर ज़्यादा लगाइए पैसा, स्टोरेज पे ज़्यादा पैसा लगाइए। ठीक है, बैंक आपको चीप इंटरेस्ट के ऊपर क्या दे देगा, लोन दे सकता है। एज अ स्टडी जो बताती है, स्टडी कंडक्टेड बाय अर्स्ट वाइल प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जो पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया थी, जब मोदी सरकार आई तो उसने उसका नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया। क्या रख दिया, नीति आयोग। तो इसका मतलब क्या है, नीति आयोग ही कौन है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। समझे, क्योंकि ये आपको ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि बताइए प्लानिंग कमीशन ने क्या क्या काम करे थे। प्लानिंग कमीशन इक्वलेंट टू द नीति आयोग, और नीति आयोग इज इक्वलेंट टू द प्लानिंग कमीशन, कुछ नहीं है और। ठीक है, नाउ एज अ नीति आयोग जो इन्होंने लिख भी रखा है, ये क्या है आज के टाइम पे, नीति आयोग एस्टिमेट नियरली 20 लाख जॉब्स, इन्होंने 20 लाख जॉब्स क्रिएट करे अकेले एजुकेशन सेक्टर के अंदर इन द कंट्री। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड अ लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाए, इम्प्लीमेंटेशन राइट टू वर्क का इन डिस्ट्रिक्ट 625, इट इज कॉल्ड द, क्या बनाया उसे, मनरेगा। क्या बनाया, मनरेगा, जो कब आया था, 2000
5 में आया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मनरेगा क्या है, ठीक है, गारंटी एक्ट। इसके अंदर टू गिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि उन्हें क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में कितने दिन के लिए, 100 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 100 दिन के, टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि वो अपने जीवन जीने का तरीके को बदल सके, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट देयर राइट टू वर्क, और अपने काम करने के तरीके को आगे दिखा सके। अब देखिए सर्विसेज क्या होती है। सर्विस इज एन एक्ट, ये एक्ट है, और यूज ऑफ कंज्यूमर फर्म और गवर्नमेंट विलिंग टू पे, जहां आप अपनी मर्जी से किसी सर्विस के लिए पे करते हो। जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप मेरी सर्विस ले रहे हो ना, है ना, आप विलिंगली चाहते हो कि आप मुझसे पढ़ो और आप लोग मेरी नॉलेज का या फिर आप मेरे स्किल्स का इस्तेमाल करके आप अपनी चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म कर पाओ मेरी हेल्प से, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि फैक्ट, ये तो बस एक बता रखा है कि कौन कौन है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होगा, पीएम होगा। कौन होगा, पीएम। तो इसका मतलब नीति आयोग के हेड कौन है, पीएम। पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी। इसका मतलब क्या है कि नरेंद्र मोदी डायरेक्ट जो चीज़ें प्लान हो रही हैं, जो चीज़ें पॉलिसीज बन रही हैं कंट्री के लिए, वो डायरेक्ट उसे देखते हैं, ठीक है। तो वो कौन है, नरेंद्र मोदी। द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। करंट चेयरमैन कौन है आज के टाइम पे, नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये तो करिकुलर गोल्स है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है, डिवीजन सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, जिसमें हमने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करी थी। देखिए, दो बेसिस के ऊपर हम हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जज करते हैं, दो सेक्टर्स के ऊपर। एक है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जो किसी फर्म में काम करते हैं, जो किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उनको सब चीज़ की चीज़ें मिल रही होंगी। एक तो पहली बात, उनको जॉब पक्की है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। उनको सिर्फ कुछ ही घंटे फिक्स नंबर ऑफ आवर्स पे काम करना पड़ता है। 8 घंटे की जॉब है तो 8 घंटे करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे योगिता दीदी क्या पढ़ाती है, स्कूल में पढ़ाती है, उनको पता है कि 8 से 9 घंटे की जॉब है, तो वो सिर्फ 8 से 9 घंटे की जॉब करती हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज करेक्टराइज्ड बाय द स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स, की छोटी छोटी जगहों पर टुकड़ों में बटा हुआ है, विच आर लार्जली आउटसाइड कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है। जॉब्स हेयर आर लो पेड, ये कभी कभी लो पेड भी होती हैं और इरेगुलर भी होती हैं। मतलब क्या है यहाँ पे कि आप देखोगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, ये जो है वो प्रॉपर एथिकल काम कर रहा है, इनके फिक्स्ड आवर हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज में कोई फिक्स घंटे नहीं है। आप किसी की दुकान पे जाके काम करोगे तो भाई उसको अगर दिक्कत पड़ेगी तो तुम्हें फेस्टिवल के टाइम पर, या जैसे तुम मिठाई की दुकान पर काम करोगे, कपड़ों की दुकान पर, जब उनका सीजन आएगा पीक पर, तुम्हें कहेगा भाई डबल शिफ्ट लगानी पड़ेगी। और वहीं तुम किसी स्कूल में हो या किसी फर्म में काम कर रहे हो, तुम कहोगे 8 घंटे की ड्यूटी है मेरी, जितने उनका जो परफॉर्मर पे आप साइन करके और उतने घंटे की ड्यूटी है, मैं उतने घंटे पे काम करूँगा। जितने पढ़ा रही हूँ उतने करूँ, ठीक है। इन द अर्बन एरियाज में ऑर्गेनाइज सेक्टर कॉम्प्रोसाइज मेनली और वर्कर्स इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैजुअली। देखो अर्बन एरियाज में, शहरों में कौन कौन देखने को मिलते हैं आपको, वर्कर्स देखने को मिल जाएंगे छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर। वर्कर इन कंस्ट्रक्शन एरिया में भी देखने को मिल जाएंगे। ट्रेड करने वाले कौन से होते हैं, तुमने देखा है कि जो जिनके नाम के छोटे छोटे हाथी निकल रहे होते हैं, कार्टून जा रहे होते हैं, वो ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे होते हैं। इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स आर नॉट सिक्योर, कभी भी जॉब से निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्कर्स आर नॉट पेड बाय फेयर वेजेस, वर्कर को कभी कभी कम पैसे मिलते हैं, कभी ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अर्निंग्स आर लो, अर्निंग क्या है, लो है। देयर इज नीड टू प्रोटेक्ट सपोर्ट और द वर्कर। आप तो ज़रूरी है कि वर्कर्स की चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर यू शुड हैव टू अपग्रेड योर स्किल्स। आपको क्या बढ़ानी पड़ेगी, अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी। क्या बढ़ानी पड़ेगी, स्किल्स। जैसे मैं अभी थोड़ा ब्रेक लेके कोई लैंग्वेज या कुछ वगैरह सीख जाऊँ तो क्या होता है काम कि आप बेसिकली क्या कर पाओगे, आप ना किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर पाओगे। मैं अभी भी जाऊँ तो मेरे को कंपनी में
MNC वगैरह में जॉब मिल जाएगी, पर उसके लिए मुझे सीख के कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी ना, ठीक है। और अभी अगर मैं बोलूँ जाके कि नहीं यार मेरे को रिलायंस फ्रेश में एज अ सेल्स पर्सन जॉब करनी है, वो रख लेंगे मुझे ऐसे ही, अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो रख लेंगे। अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो रख लेंगे, बेसिक दिहाड़ी देंगे 10-12 हज़ार और रख लेंगे। ये फ़र्क क्या देखने को आपको मिला, जैसा आप कमाने की कोशिश कर रहे हो वैसे ही आपको इनकम ऑफ सोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है। इन आर कंट्री, हमारी कंट्री में मेजर ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, बहुत सारे लोग क्या है शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं और बैकवर्ड कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, किसमें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड इनटू 2 सेक्टर्स। ओनरशिप के बेसिस के ऊपर आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, चार्जर नहीं चाहिए इसे, चला जो 2 सेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। यस, दिस चैप्टर इज फिनिश राइट नाउ, ठीक है। यस, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कौन सा है भाई, पब्लिक सेक्टर है, क्या है, पब्लिक मतलब जो सबके लिए है, सरकारी काइंड ऑफ, ठीक है। तो कौन सा हो गया, रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, जो सबके लिए, पार्क हो गए, सरकारी स्कूल हो गए, सरकारी हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारे कौन से हैं, जो सबके लिए, ठीक है। इन प्राइवेट सेक्टर मेरा खुद का अकेले का, ठीक है। तो ओनरशिप ऑफ एसेट डिलीवरी इन ऑफ सर्विसेज हैंड इन द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, किसके हाथ में होगी, इंडिविजुअल। अभी अगर मैं किसी सरकारी स्कूल की टीचर होती तो मेरा मन हो ना हो, मेरा हाथ टूटा हो, पैर टूटा हो, मुझे जाना ही पड़ता, ठीक है। अभी मैं अपने घर में अपना काम कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी कि क्योंकि मेरी जेन्युइन दिक्कत है, मैं बोलूँगी मेरा हाथ फ्रीज है यहाँ से यहाँ तक, नहीं उठ पा रहा कंधे से, मेरे से नहीं चल रहा सिस्टम, मैं नहीं पढ़ा सकती आज, छुट्टी, कोई नहीं कह सकता मुझे कुछ भी, ठीक है। अब इसमें आप क्या देखोगे, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी, जैसे इसमें क्या नाम है इसका, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, ठीक है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, द गवर्नमेंट है, हाँ, रिलायंस जो है वो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे है होता तो पब्लिक के लिए अरे भाई मैं भी तो प्राइवेट में हूँ ना, पर कैसा एक बंदे के हाथ में जाएगा, हाँ। गवर्नमेंट में जैसे अभी मैं जैसे राइट नाउ आई एम टेलिंग यू कि मैं चाहूँ तो मैं एक जगह रेंट पर लेकर, नहीं तो कुछ अपना देख के जुगाड़ पानी, मैं कोचिंग खोल सकती हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं खोल रही, समझ रहे हो। तो वो क्या गवर्नमेंट के हाथ में पैसा जाएगा, नहीं वो मेरे हाथ में जाएगा। In India, nearly half of the children are malnourished, a quarter of them critically ill. malnourished मतलब होता है कुपोषण के शिकार है, क्योंकि इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, ठीक है। गवर्नमेंट नीड टू पे अटेंशन, सरकार को उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ, ताकि उनको सही पानी मिले, हाउसिंग फैसिलिटी मिले, ठीक है, और फूड और न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से मिले, रनिंग प्रॉपर स्कूल, अच्छे से स्कूल्स गवर्न होने चाहिए, रन होने चाहिए, प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। बैकवर्ड या फिर की टर्म्स की हम क्या बात करेंगे, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ कौन सी है, इट इज़ कलेक्टिवली टर्म यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कलेक्टिवली देखने को मिलती है, फॉर द कास्ट विच आर इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेज, जिन्होंने इकोनॉमिकली और सोशली काफ़ी एक लंबे समय तक डिसएडवांटेज झेला है। व्हाट आई एम टेलिंग यू, क्या पढ़ा रही हूँ मैं आपको, बैकवर्ड कम्युनिटीज़, ठीक है। अब यहाँ पर गोल क्या है, सर्कुलर गोल कि आपको डेवलप करना है तीनों इकोनॉमिक सेक्शन को एज अ नेशन, स्पेसिफिक रेफरेंस इन्होंने किसका दिया है, इंडिया का, ठीक है। पॉइंट टू गोल तो सजेशन ये तो नॉर्मल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस। दिस चैप्टर इज ओवर नाउ, अब यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया, हमने ओसवाल की बुक से ये वाला चैप्टर भी रिवाइज कर लिया है, ठीक है। अब हम मिलेंगे ओसवाल से ही नेक्स्ट चैप्टर में।